नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। नर्सिंग रिसर्च, जब भी नाम आता है नर्सिंग रिसर्च, अच्छे अच्छे बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। क्योंकि ये है ही एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत टिपिकल लैंग्वेज लेके चलता है, जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी नई टर्म्स है। थोड़ा बोरियत फील होती है, थोड़ा डर लगता है कि कहीं हम इसमें गलतियाँ ना कर दें। समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, अच्छे नोट्स भी नहीं होते हैं। आज आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ इन वीडियोस में। मैं कोशिश करूंगा आपको सारी रिसर्च पढ़ा दूं। इसका आज ये पहला वीडियो है जहां पर हम इसको बहुत ही मजे से पढ़ेंगे। चाहे आप टॉपर हो, चाहे बैक बेंचर हो, चाहे एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप सबके लिए ये नोट्स हैं। इन सब में मैंने हर तरीके की चीज़ें ऐड करी है और मैं कोशिश करूंगा आपको चीज़ें याद ही करवा दूं, आपको रिसर्च में लिखने के तरीके समझा दूं। किस तरीके से आप लिखोगे आपके बेस्ट नंबर आएंगे। सो अब हम इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हम सबसे पहले यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारी टोटल 7 यूनिट है और हम मान के चलते हैं हमें कम से कम 25 से 30 वीडियो में रिसर्च को खींचना है, ताकि 7 से 8 दिन में आप बहुत ही अच्छे से रिसर्च कर लो। डेली के 3 वीडियोस हाफ एन आवर के भी हो तो आप बहुत आराम से रिसर्च को पढ़ लो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आफ्टर दैट वीडियो यू हैव टू पुट ए कमेंट। कमेंट के अंदर आपको बताना है कि जेन्युइनली क्या आपको समझ में आया, कहाँ पे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से कमी दे रही है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगा। और ये फर्स्ट लेक्चर वीडियो है जिसमें मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। और पूरी स्टार्टिंग होगी अब रिसर्च के इंट्रोडक्शन से। रिसर्च क्या है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। और कैसे हमें एग्जाम में लिखना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मैंने कई बार समझाया है। क्योंकि आप हो गई यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी कॉपी बोलती है। भले आपको बहुत सारा नहीं आता है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनको लिख करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो लास्ट डेज के इन वीडियोज़ पे आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिसर्च। रिसर्च में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्शन से, कि आखिर में ये वर्ड आया कहाँ से है। तो रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड। क्या है ये फ्रेंच वर्ड, क्या है एक फ्रेंच वर्ड? रिचर्च। रिचर्च। रिचर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च, री प्लस सर्च, मतलब कि अगेन फाइंड आउट करना, टू फाइंड आउट क्लोजली, बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ को ढूंढना। बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ को ढूंढना। कौन सा वर्ड है फ्रेंच का? रिसर्च है। बहुत इजी चीज़ है, समझ में आ गई। किस चीज़ को समझना? नॉलेज को समझना। किसको सर्च करना? नॉलेज को। सिस्टमेटिक सर्च फॉर नॉलेज। एग्जाम में आप इस चीज़ को लिख के आओगे, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और सेम लाइक दैट आपको ऐसे ही लिखना है। अब हम यहाँ पर 2-3 स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो आपको समझ में आ जाए बेस्ट है। बट नाम ध्यान रखना, अब नाम भी हम याद करेंगे भाई, कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखो, अगर आपने अच्छी डेफिनेशन लिख ली, यानी कि आप ग्रो कर रहे हो और आपके दोस्तों की जल गई है, तो सबसे पहली डेफिनेशन है बर्न और ग्रो। ठीक है, बर्न और ग्रो बहुत ही एक इजी सी डेफिनेशन देती है जो नर्सिंग से रिलेट करती है। नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट एंड रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज टू, है ना, जनरेट न्यू नॉलेज दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा नॉलेज जनरेट करना, या अभी जो नॉलेज है उसको रिफाइन करना, उस प्रोसेस को, उस वैलिडेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसर्च। बहुत ईजी है, हिंदी भाषा में समझो, आराम से समझो, अंग्रेजी में लिख लो, पंचवर्ड्स याद रखो। कि नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या करती है, उसमें नए नॉलेज जनरेट करती है। उसका जो अभी नॉलेज है उसको रिफाइन करती है। ठीक है, और उसको वैलिडेट करती है। उन सब चीज़ों की एक साइंटिफिक प्रोसेस को, 3-4 पंचवर्ड यहाँ पर है। एक तो सारा है कि साइंटिफिक प्रोसेस है ना, साइंटिफिक प्रोसेस है। कौन कौन से नॉलेज को, या तो भाई पहले से कोई नॉलेज पढ़ा है, या कोई नया नॉलेज जनरेट करना है। किसमें किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए? नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये यहाँ के पंचवर्ड से, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो अगर आपने इतनी अच्छी डेफिनेशन लिख दी तो पक्का आपके दोस्तों की जल जाएगी, आप ग्रो कर गए हो। ये बर्न और ग्रो की डेफिनेशन है, आसानी से याद हो जाएगी। ओके, देन अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द ओनली मीनिंग ऑफ रिसर्च, मतलब ओनली रिसर्च का क्या मतलब है, हमारे यहाँ पर 2 डेफिनेशन है और ये पक्का एग्जाम स्टार्ट यहीं से होता है आपका। ठीक है, रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन। अब रिसर्च की क्या डेफिनेशन है? ये है कर्लिंगर। किसकी? कर्लिंगर। जिसने रिसर्च कर ली उसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। सो कर्लिंगर वर्ड को याद रखना कि उसने रिसर्च है वो कर ली थी। सो अब देखते हैं रिसर्च क्या है। कि रिसर्च इज सिस्टमेटिक, सबसे पहले सिस्टम से चलती है, स्टेप बाय स्टेप। कंट्रोल्ड, कंट्रोल हम उसे कर सकते हैं। इम्पीरिकल,
सबूतों के बिहाफ पे होती है, एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस अबाउट नेचुरल फिनोमेना। जो भी हम नेचर के अंदर फिनोमेना है उसके लिए हम अजम्पशन बना रहे हैं, उसके लिए एक सिस्टमेटिक कंट्रोल तरीके से एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करना रिसर्च है। अब देखिए, इसी चीज को, इसी डेफिनेशन को मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से याद करवाता हूँ। मान लीजिए आपको भूतों को ढूंढना है, ठीक है। हमने नेचुरल फिनोमेना मान लिया कि चलो भूत होते हैं, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना है कि ढूंढना है, तो आप क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से, कंट्रोल तरीके से, एम्पिरिकल तरीके से क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, दैट इज रिसर्च। आपने हाइपोथेटिकली सोचा था कि भाई हाँ भाई होते हैं, तो हम ऐसे नेचुरल फिनोमिना को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, सो दैट इज रिसर्च। यानी कि मेरे हिसाब से अब आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब पंच लाइन फॉर फुल मार्क्स भी लिखा है, देखो अब कभी भी जब आप दोनों डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपके पास पेज में थोड़ी सी जगह बचेगी, उस पेज पे एक लाइन इन्वर्टेड कोमा में लिख के आ जाना, गारंटी ले रहा हूँ एग्जामिनर फिदा हो जाएगा, फिदा हो जाएगा। आपको क्या लिखना है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ द रिसर्च इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड द बेड साइड प्रैक्टिस। जो थ्योरी और बेड साइड प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है उसको फिल करना है, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च। किसके लिए करना है? फॉर द सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव पेशेंट केयर। देखिए, मैं हॉस्पिटल या फिर अपने नर्सिंग के प्रोफेशन में अल्टीमेट हमारा एम क्या होता है? पेशेंट केयर। पेशेंट केयर को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, कम से कम पैसों में कॉस्ट इफेक्टिव बनाना और सेफ बनाना, पेशेंट को कोई हार्म नहीं हो। तो उसके लिए हम जो भी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन दोनों के गैप को फिल करना नर्सिंग रिसर्च का अल्टीमेट गोल होता है। सो मेरे हिसाब से ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यार, अब जरूरत क्या है नर्सिंग में रिसर्च की? कहाँ जरूरत पड़ गई भाई? दूसरी जगह तो बहुत सारी जगह, तो भाई ये चीजें बाद में आई, पता है। पहले ना नर्सिंग को क्या मानते थे कि ठीक है भाई, ड्रिप लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, केयर कर रहे हैं, दैट इज नर्सिंग। नहीं यार, नर्सिंग बहुत ही प्रोफेशनलिज्म है नर्सिंग में। नर्सिंग बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसमें तो हम रिसर्च कर सकते हैं। आज जो आप कैनोला जिस तरीके से लगा रहे हो, अगर कल को रिसर्च करके हमने किसी और इफेक्टिव तरीके से लगाना सीख लिया, जिसमें पेशेंट को मिनिमम पेन हो या फिर मिनिमम डैमेज हो या मिनिमम कॉम्प्लिकेशन हो, तो दैट इज रिसर्च। हमारी रिसर्च कामयाब हुई कि हमने अपने जो नॉलेज है उसको रिफाइन कर लिया, या फिर हमने भाई पेशेंट को एजुकेट करने के तरीके हैं वो नए नए ढूंढ लिए। रिसर्च करके हमने देख लिया कि भाई कौन से तरीकों से पेशेंट को ज़्यादा समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें, तो नर्सिंग रिसर्च में क्या जरूरत पड़ गई? तो सबसे पहले नर्सिंग रिसर्च तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सबूतों के आधार पर हमें प्रैक्टिस करनी है। सबूतों के आधार पर हमें प्रैक्टिस करनी है। हम कोई ऐसे मान के नहीं चल रहे। हमारे पास नर्सिंग में, मेडिकल में क्या होता है? साइंस इज ऑल अबाउट सबूत, साक्ष्यों पर चलती है साइंस। भूतों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले। भगवान को क्यों नहीं मानते? सबूत नहीं मिला, ठीक है। बट क्या है, नर्सिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं। तो जो भी ये रिचुअल ट्रायल एंड एरर्स होते हैं कि भाई ये करके देख लेते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक, नहीं तो वाह अपनी किस्मत नहीं। वी आर बेस्ड ऑन सबूत। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए, और ये वर्ड आपको फर्स्ट नंबर पे लिखना है जब भी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च आए। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किया कि पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। वही मैंने बताया, हॉस्पिटल में जहाँ वो 10 दिन रुक रहा था, आपने इतने अच्छी केयर की वो 8 दिन रुक रहा है, तो आपने हॉस्पिटल की जो स्टे लेंथ है वो कर दी कम। मान लीजिए पहले कुछ ऐसी केयर देते थे कि 100 में से 10 पेशेंट मर जाते थे, अब आपकी वजह से एक भी पेशेंट नहीं मर रहा, तो आपने मॉर्टेलिटी रेट को डिक्रीज कर दिया अपनी केयर को सुधार करके। अपनी केयर में आपने ऐसी रिसर्च को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, भाई जितनी किसी भी फील्ड में जितनी ज़्यादा रिसर्च होती है वो उतना ही बेस्ट माना जाता है। तो आज अगर नर्सिंग के अंदर अच्छे अच्छे रिसर्च के बंदे हुए तो बहुत ही अच्छी केयर हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हमारा अल्टीमेट गोल है यार, पेशेंट का पैसा नहीं लगे। मतलब कम से कम इकोनॉमिकल केयर होनी चाहिए। जहाँ पर हम कोई चीज़ 10 यूज कर रहे हैं, अगर हमारा चीज़ 5 में ही काम आ रहा है, मतलब, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज बेटर फॉर अस और फॉर पेशेंट। अकाउंटेबिलिटी, नर्सिंग के डिसीजंस में भाई मैंने जो काम किया है वो अकाउंटेबल हूँ। आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर मैंने किसी को कैनोला लगाया है, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट, क्योंकि मैंने उसको कैनोला लगाया। तो कैनोला लगाने की एक प्रैक्टिस होती है, अगर मैंने स्टैंडर्ड तरीके से लगाया है तो कॉम्प्लिकेशन होगा भी नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ें होती है। तो नीड इसलिए है ताकि हमारा ओवरऑल पेशेंट का फायदा हो। एविडेंस प्रैक्टिस है, हम सारी चीज़ें साइंटिफिक कर सकें, प्रोफेशनल चीज़ें ला सकें, पेशेंट का आउटकम है उसको इम्प्रूव कर सके, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सके। सो दीज आर सम थिंग्स जिनको आप और एक्सप्लेन करके भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है।
अब पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, क्या पर्पज है, आखिर क्यों आपको रिसर्च करनी है? तो यहाँ पर 5 कोर टाइप हैं, इनके फॉर्म में आप लिखिए, बहुत ही मजा आएगा। जैसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। क्या मीनिंग क्या है, मतलब क्या है आइडेंटिफिकेशन? ये 5 नाम तो आपने बोल दिया, मतलब क्या है? रिकॉग्नाइजिंग एन अनएक्सप्लोर्ड। आप अगर एक कीन ऑब्जर्वर हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो आप क्या है कि चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्चुअल में पेशेंट को दिक्कत क्या है। जैसे मान लीजिए आपने बेड सोर पढ़ा होगा, ठीक है, आइडेंटिफाइंग आईसीयू नर्स बर्न आउट, कहीं पे कोई बेड सोर का निशान हो गया है या जलने का निशान हो गया है, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन, अब हम देखेंगे कि कितने बंदे हैं जो अपनी पोजीशन आईसीयू के अंदर, कितने पेशेंट है जो पोजीशन ना चेंज होने की वजह से उनके अंदर बैड सोर हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंटिंग फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशंस, कितनी बार वो चीज़ें हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन प्रिवलेंस ऑफ बैड सोर, भाई हमने एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमने देखा कि जब हमारे यहाँ 50% है, 50 में से 5% को यार बैड सोर हो जाते हैं। फिर हमने एक्सप्लोर किया कि ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से बैड सोर हो रहा है। तो एक टाइप से एक रिसर्च सिस्टमेटिक वे के अंदर हमने ट्राई किया कि हम पेशेंट को मिनिमम कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करें। अगला है एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिंग द नेचर ऑफ फिनोमिना। मान लीजिए कि बैड सोर हुआ या कैंसर हुआ, तो ये किस तरीके से फैला है। एक्सप्लोरिंग कॉपिंग इन कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट है, अब किसी को कैंसर हो गया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं उसको समझा रहा हूँ। किसी को कैंसर हो गया तो कॉपिंग कैसे कर रहा है, वो ऐसे बोलेगा नहीं यार मैंने तो कभी जिंदगी में बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, फिर भी मेरे को कैंसर हो गया। वो क्या कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, या फिर इस तरीके से अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को यूज कर रहा है। अगला है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग कोजेज एंड रिलेशनशिप्स। नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या क्या एरर आते हैं, उनमें हमें समझना, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको समझना। प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, फोरकास्टिंग एंड मैनेजिंग आउटकम, मतलब जब हमें पता है कि अल्सर है, बैड सोर होने के चांसेस हैं, तो हम ब्रेडन स्केल जो है हमने वो बनाई है, कहीं ना कहीं रिसर्च करके ही बनी होगी। अब ब्रेडन स्केल क्या बनाती है, फ्यूचर के अंदर जितने भी रिस्क है वो सब बना देगी, यानी कि हम किसी प्रॉब्लम को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये 5 होते हैं पर्पज। इन पर्पज को हमने एकदम 5 नाम में ही सीमित कर दिया कि आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। इन सारी चीज़ों में इनके मैंने एग्जांपल दे दिए, इनके मैंने मतलब समझा दिए। अब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनके पर्पज है उनको देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, और इन चीज़ों में ज़्यादा कुछ हो नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और आगे आपको एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, चलो नर्सिंग रिसर्च का स्कोप बताओ। अब स्कोप का मतलब क्या होता है कि हम इस नर्सिंग रिसर्च को कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। तो देखो नर्सिंग कहाँ कहाँ होती है, वहाँ हर जगह हम काम में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, कम्युनिटी में नर्सिंग काम आती है, कम्युनिटी में काम में ले लो। एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है, एडमिनिस्ट्रेशन में ले लो। मान लीजिए कि मैं अपने डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ और मुझे अपने जो भी नीचे काम करने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको मैनेज करना है, तो उनको हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उनका कर सकें, उनको प्रॉपर उनका ध्यान रख सके ताकि वो भी सेटिस्फाई रहे, ड्यूटी रोस्टर है वो भी मैनेज रहे। एजुकेशन में काम आ सकती है, मान लो एज ए टीचर मैं नर्सिंग ट्यूटर काम कर रहा हूँ, तो अपने बच्चों के बीच में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में किस तरीके से मैं अच्छे रिलेशंस बना सकता हूँ, एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसका तो बहुत ही बड़ा एरिया है। आप हर एक एरिया के अंदर, चाहे मेडिकल सर्जन हो, पीडियाट्रिक्स हो, ओबीसी हो, उसके अंदर अलग अलग प्रैक्टिस है। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नर्सिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकते हो, केयर को एम्फेसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इन सबको स्कोप बोलते हैं। और ये जो स्कोप होते हैं इनको आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे आपने बीच में स्कोप लिखा और यहाँ पे आपने 4 बादल बना दिए, और इन चारों बादल में आपको ये चीज़ें लिख देनी है। और फिर अभी जो जो मैंने चीज़ें बोली है, लाइक कि नर्सिंग प्रैक्टिस में कैसे काम ले सकते हैं, एजुकेशन में कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हम रिसर्च को काम में ले सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ में कैसे काम में ले सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों का यूज करना है। ओवरऑल देखिए समझने की कोशिश करिएगा। इसमें हमें ये पता चला कि हमें करना क्या है, रिसर्च में नॉलेज को एक्सपेंड करना है या रिफाइन करना है, जो भी चीज़ें हैं उनको और सुधारना है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हम सुधार सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में सुधार सकते हैं, एजुकेशन में सुधार सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ में सुधार सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप इतना कुछ लिख देते हो तो। नाउ नाउ वी विल कम डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ द नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस विद फ्लो चार्ट, ठीक है। विद फ्लो चार्ट मैंने ही लिखा है ताकि पता रहे कि जब भी नर्सिंग रिसर्च के स्टेप आते हैं या फिर रिसर्च की प्रोसेस के स्टेप आते हैं तब आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। अब इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मैंने इनको ना 5 मेजर फेज में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें जिसकी ट्रिक है सी डेड, है ना। सी डेड, सी डेड, CDEAD, ओके। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। ये अलग अलग फेज है जिसको हमें याद करना है। इस फेजेस के अंदर थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है, स्टेप होते हैं।
पहले मैं आपको ये नाम बता देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। मैं एट द वीडियो के एंड में आपको ये प्रोसेस समझाऊंगा, वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसे यहाँ पर सी का मतलब होता है कंसेप्चुअल फेज, जहाँ पर हम थोड़ा सोचेंगे, प्लान करेंगे। डिजाइन फेज, जहाँ पर हम अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे। अगली इंपेरिकल फेज, जहाँ पर हम चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। एनालिटिक फेज, जहाँ पर हम चीज़ों को सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। और अगले आते हैं डिसएमिनेशन फेज, जहाँ पर हम प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, इसको मैं वापस आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब पहले हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे वाली चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद में हम पक्का पक्का यहाँ पे। सो इससे पहले हम एक सिंपल टॉपिक देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च। अच्छी रिसर्च क्या होती है, और ये एग्जाम में आपका फेवरेट टॉपिक रहता है। और इसकी भी एक कोर न्यूमेरिक है हमारे पास, SCEROG, इसकी रोग। ठीक है, क्या है इसकी रोग, उसकी रोग, इसकी रोग। ठीक है, जैसे आपको याद हो। ठीक है, SCEROG। ठीक है, SCEROG। मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ, इसकी रोग। इसकी रोग में एस का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक। सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। ई का मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल। आर का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेबल। ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। जी का मतलब होता है जनरलाइजेबल। आपने अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, तो जब हमने कर्लिंगर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तब भी हमने ये वर्ड्स पढ़े थे, सिस्टमेटिक, कंट्रोल, एम्पिरिकल, है ना। वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें हैं जिसको हमें और अच्छे से पढ़ना है। तो सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। सिस्टमेटिक एक ऐसी चीज़ जो फॉलो ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब पहले एक नंबर पे कोई स्टेप आएगा, देन दूसरे नंबर पे स्टेप आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, फिर चौथे। एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है। सो मान लीजिए चाय बनाने का है, तो आपको चाय बनानी आती होगा, जिसमें हम पहले क्या है कि पहले एक बर्तन लेंगे। बर्तन के अंदर हम पानी गर्म करेंगे। पानी गर्म करके हम उसमें क्या है कि चाय की पत्ती डालेंगे। चाय की पत्ती डाल के हम उसमें इलायची, मसाला जो भी है वो डालेंगे। फिर चीनी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, और उससे पहले भी हम गैस को गर्म करेंगे। खैर, क्या ये सिस्टमेटिक तरीका है। ऐसे थोड़ी है कि पहले हम दूध डालते हैं बिना पत्ती लेके। तो इसका एक तरीका है ना, सीक्वेंस है। सेम लाइक दैट सिस्टमेटिक तरीका होता है रिसर्च का। अगला है कंट्रोल। क्या होता है कि मिनिमाइज एक्सटर्नल वेरिएबल टू एस्टेब्लिश ट्रू कॉज इफेक्ट। पढ़ने में पता नहीं कैसी लाइन लग रही होगी यार, इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल दिया। तो देखिए, मुझे किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है। मान लीजिए मुझे देखना है कि स्मोकिंग करने से कितने लोगों को लंग कैंसर होता है। तो मैंने क्या किया है, अपनी रिसर्च को कंट्रोल बनाया है। तो मैंने अपने हिसाब से ग्रुप लिए हैं, अपने हिसाब से वो लोग लिए हैं जो ओनली स्मोकिंग करते हैं, अपने हिसाब से वो लोग लिए जिनमें दूसरी कोई बीमारी नहीं है, ताकि मुझे ऐसे नहीं लगे कि किसी और वजह से उसको लंग कैंसर तो नहीं हो गया। सो दैट हमने क्या किया, अपने आप से कंट्रोल सिचुएशन लिए। तो हमने जो बाहर के एक्सटर्नियस वेरिएबल है, जो भी दूसरी चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट कर सकती है, एक्सटर्नियस वेरिएबल्स का मतलब जो भी दूसरी चीजें जो इसको इफेक्ट कर सकती है, उन सबको मिनिमाइज कर दिया है अपने हिसाब से चॉइस करके, ताकि हम एक ट्रू कॉज और इफेक्ट, कि हाँ सच में स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर होता है, उससे ट्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमने अपने हिसाब से चीजें कंट्रोल कर दी। देन द चीज आती है इंपेरिकल। इंपेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मिजरेबल रियलिटी रेदर देन स्पेकुलेशन। हम यहाँ पर कोई वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसको माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ की क्वालिटी भी माप रहे हैं। मतलब कि जब हम रिसर्च करते हैं तो लास्ट में हम उसको देखते भी है कि क्या ये उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। एक क्राइटेरिया, जैसे ऐसा होता है ना कि भाई हम किसी को ये बोलते हैं कि वो माल न्यूट्रेंट है, तो माल न्यूट्रेंट का भी एक स्केल होता है कि भाई वो वेट फॉर हाइट के अकॉर्डिंग इतना होता है ना, परसेंटाइल में इतना होता है, या फिर इतने स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें माइनस होता है, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्रोकेफेली, माइक्रोकेफेली। इन सब चीज़ों की एक वो मेजरमेंट होती है ना। तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें यहाँ रिसर्च में भी होती है। रिसर्च में भी बहुत सारी आपको स्केल मिलेगी। रिसर्च में भी आप आगे जाओगे तो बहुत सारे पैमाने मिलेंगे जिनसे हम चीज़ों को नाप सकते हैं। भाई अगर मैं बोलूँ कि भाई ये जो बुक है इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो मैं ऐसे मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैंने माप के देखा है कि 15 सेंटीमीटर है। तो सेम लाइक दैट रिसर्च में भी जो चीज़ें होती है एम्पिरिकल होती है, साबित की हुई होती है। देन अगली, रेप्लिकेबल, कैन बी रिपीटेड बाय अदर्स रिसर्चर विद कंसिस्टेंट रिजल्ट। मान लीजिए आज मैंने कोई रिसर्च करी, उसी का ही कोई रेप्लिका बना सकता है, कोई रिसर्चर है वो भी उसको वापस से यूज कर सकता है। तो एक अच्छी रिसर्च वही है जो इंपेरिकल हो, रेप्लिकेबल हो, कंट्रोल्ड हो, सिस्टमेटिक हो। ठीक है, अगली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। मान लीजिए मैं ढूंढ रहा हूँ, और है तो एट एंड हम ह्यूमन बीइंग, गलतियों का पुतला है, तो हम क्या करते हैं कि बायस कर देते हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव कर देते हैं किसी चीज़ को लेकर के। इस चीज़ को हम अपनी, फिर आज भाई मान लीजिए आज से 10 दिन तक मेरा रिसर्च करने का मूड है, 11वें दिन मूड नहीं है, तो मैं उसको 100% नहीं दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि हमें मैक्सिमम एक अच्छी रिसर्च तभी होगी जब हमारा पूरा मन उसमें होगा, हम फ्री फ्रॉम बायस रहेंगे, हम सिर्फ डाटा के आधार पर चलेंगे। ठीक है, उस हिसाब से जैसे क्रिकेट के अंदर क्या होता है भाई, रूल होते हैं ना, रूल होते हैं आउट होने के, सिक्सर लगने के,
तो सेम लाइक दैट यहाँ पे भी एक रूल है, रिसर्च के भी कुछ तरीके होते हैं, तौर तरीके, हमें उनके तरीके से चलना। ऐसे नहीं होता कि भाई नहीं ये मेरा दोस्त है, ये आउट नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। अगली होती है जनरलाइजेबल। देखो, एक रिसर्च करने का एक अल्टीमेट एम होता है, वो ये भी होता है कि जनरलाइज करना है ठीक है, लोग पढ़ने के लिए या उसके लिए भी रिसर्च करते हैं, बट एट एंड मान लीजिए आज मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि कल को पूरी दुनिया उसे देखे, पूरी दुनिया उसे फॉलो करे। तो जनरलाइजेबल हो, वो हर जगह पर जो अपनी टारगेट पॉपुलेशन है, लार्जर पॉपुलेशन है, उसके ऊपर अप्लाई हो सके, वैलिड हो सके। अगली एथिकल, दैट इज द वन इम्पोर्टेंट। रिसर्च में कहीं ना कहीं आप ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सकता है आप वो इंसानों पे कर रहे हो, अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान कर देते हो, तो सब चीज़ें एथिकल होती है। तो इनमें क्या होता है कि चीज़ें इन्फॉर्म्ड होती है, इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है कि हम भाई आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं तो आपका उसमें हाँ होनी चाहिए, एनोनिमिटी होती है, ठीक है, बेनिफिशेंस होता है, फायदा होता है। रिसर्च जो पार्टिसिपेट होता है, सैंपल होता है, उसको कुछ ना कुछ फायदा भी होना चाहिए। सो इन चीज़ों की भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। सो ये कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छी रिसर्च के हैं। एक अगला ये आ गया साइक्लिक और जनरेटिव, स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम एंड लीड टू न्यू क्वेश्चन। हमेशा एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे और लास्ट में एक और सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि यार ये क्या चीज़ है। सो दैट द रिसर्च, जो रिसर्च के अच्छे पॉइंट होते हैं या फिर एक क्राइटेरिया होते हैं गुड रिसर्च के। सो गाइस, अब ये हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हमारा दो क्वेश्चन बचे। एक तो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप, अगला है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये क्या होता है, इनको हम समझते हैं। सो हम सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे अपनी रिसर्च के स्टेप, देन हम देखेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हाँ जी दोस्तों, अब अपना अगला सवाल आ जाता है कि डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। मैंने आपको बोला भी था कि ये वाला सवाल पक्का आता है आपके एग्जाम में, रिसर्च प्रोसेस के स्टेप लिखो। सो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे क्या लिखना है, एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर आने चाहिए। आपको तो ये मान के चलना, आप एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हो, तो आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीजें बहुत ही जनरल एग्जांपल लेके चलेंगे और समझेंगे भाई रिसर्च की प्रोसेस है वो कैसे क्या होती है। सो देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताई थी कि ये मेजर 5 फेजेस में चलती है। 5 फेजेस में हम सबसे पहले चलते हैं कंसेप्चुअल फेज। कंसेप्चुअल फेज क्या है, जब आपने सोचा, प्लान किया है, आप अपने आप को मानना कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंसेप्चुअल फेज, आज मेरे दिमाग में आया कि मुझे रिसर्च करनी है, सो आई एम थिंकिंग एंड प्लानिंग अबाउट द रिसर्च। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं देखूंगा व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो मैं रिसर्च प्रॉब्लम बनाऊंगा, उसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाऊंगा, है ना। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे देखना चाहिए कि कितने लोग हैं जो बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। या फिर मेरा ये मानना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अगर बैठ के बोल के पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा याद होता है। या फिर मेरा ये मानना है, मेरी ये प्रॉब्लम है या मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे ये देखना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अगर दारू पीते हैं तो उनका लिवर खराब होता है, ठीक है। या मेरा मानना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अगर एग्जाम के टाइम में इस तरीके से पढ़ते हैं तो उनके नंबर ज्यादा आते हैं। तो हमने क्या किया है कि रिसर्च प्रॉब्लम बनाई, ठीक है। मैं आपको बहुत वाहियात वाहियात एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। देन हमने क्या किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इससे पहले कितने लोगों ने क्या स्टडी कर रखी थी इस चीज के ऊपर। मान लीजिए आज भाई मैं जो समस्या सोच रहा हूँ वो किसी और ने भी तो सोची होगी, किसी और ने भी तो उसके ऊपर लिखा होगा, किसी और ने भी उस चीज के ऊपर रिसर्च की होगी। तो मैं देखूंगा पहले क्या क्या रिसर्च उसके ऊपर हो रखी है, यानी कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। देन डेवलपिंग थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो अब तक आ चुकी है, क्या चीज है जिसको खोजना बाकी रह गया है, मतलब कि क्या चीज हमारी अब ढूंढनी बाकी रह गई है। देन फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, यहाँ पर हम हमारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि आखिर हमें ये रिसर्च करनी क्यों है, आखिर मेरा मकसद क्या है। भाई मेरा मकसद क्या है कि मुझे जानना है कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, या तो मेरे भाई कोई ऐसे हॉस्पिटल होगा, या फिर मैं बहुत ही भाई अच्छी इस चीज पे रिसर्च या मास्टरी कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करूंगा कि मैंने ये मान लिया है कि अगर दारू पीने से लिवर खराब होता है, यानी कि ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब हम आगे जाकर के देखेंगे कि ये चीज सही है या गलत है। अब आगे जाकर के दो ही रिजल्ट आएंगे ना कि भाई दारू पीने से लिवर खराब होता है, दारू पीने से लिवर खराब नहीं होता है। तो हमें पता लग जाएगा कि दारू का और लिवर का कितना रिलेशन है। फिर डिफाइनिंग वेरिएबल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, हम यहाँ पर अपने आप में अलग अलग डेफिनेशन देंगे। कौन दारू पीने वाला, दारू पीने वाले की क्या डेफिनेशन होगी, अच्छे लिवर की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है, अच्छे आदमी की क्या डेफिनेशन होगी जो दारू नहीं पीता है या फिर ये है, ठीक है। तो अलग अलग जो वेरिएबल्स होंगे, जो भी हमारी चीजें होंगी, उनके सबकी हम डेफिनेशन देंगे अपने हिसाब से कि हम किन किन लोगों को ले रहे हैं, कौन हमारी पॉपुलेशन है, कौन हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, किसको हम टारगेट कर रहे हैं, सेम लाइक दैट। देन ये सब तो हमने सोचा, ठीक है।
सो गाइज अब हम आ गए सेकंड फेज में। अब हमने बहुत सोच लिया, अब हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि या तो हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों में से एक फ्रेमवर्क है वो चूज करेंगे, कि या तो हम क्वालिटी पे काम करेंगे, मतलब हर एक आदमी को पर्सनल चीज पूछेंगे कि तेरे साथ क्या हुआ, उसमें उसके पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर हम क्वांटिटेटिव मतलब बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर स्टडी करेंगे। देन हम डिफाइन टारगेट और एसेसिबल पॉपुलेशन, मतलब कि हमारा टारगेट कौन से लोग हैं, ठीक है, किन किन लोगों पे हमें काम करना है, किन किन लोगों पे ये रिसर्च एप्लीकेबल होगी। देन एसेसिबल पॉपुलेशन, अब मान लीजिए हमें ये दारू और लीवर की प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान के लिए देखनी है, लेकिन एसेसिबल पॉपुलेशन, अभी मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूं, तो मेरी एसेसिबल पॉपुलेशन कौन सी है, मान लीजिए मेरा हॉस्पिटल है, तो मेरा हॉस्पिटल है वहां पे मैं मान लो रिसर्च करने जा रहा हूं, तो दैट इज द एसेसिबल पॉपुलेशन जिनसे मैं पूछ पा रहा हूँ उनके बारे में, उनके दारू के बारे में, उनके लीवर के बारे में। देन डेवलपिंग सैम्पलिंग प्लान और सैंपल साइज, कि अब मैं किस तरीके से सैंपल को चूज करूंगा, किस तरीके से की सैंपल साइज होगी, मतलब कि ये क्या होता है कि कितने लोगों को मैं ऐड करूंगा अपने अंदर। तो उनके लिए क्या करूंगा कि भाई मान लीजिए मैं सारे मॉर्निंग शिफ्ट वाले लोग हैं उनको कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से आगे बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक आई है जिनको पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सैंपल को चूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए ऐसा होता है ना कि भाई मैंने 10 पर्ची निकाल दी 10% की, उसमें से भाई 5 लोगों को मुझे लेना है, तो जिसकी पर्ची निकल गई उसको मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। या फिर मैंने ऐसे बोल दिया यार यहाँ से हर तीसरा आदमी है जिसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा। या फिर मैंने बोल दिया कि भाई इस हॉस्पिटल के अंदर इस बेड के ऊपर, मतलब इस डिपार्टमेंट में या इस वार्ड में जो भी पेशेंट एडमिट है उनके ऊपर मैं रिसर्च करूँ। तो मैंने क्या किया, अपने एक सैंपल चूज किया और उसके ऊपर सैम्पलिंग प्लान किया सारा। अगला होता है सबसे मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, उस डाटा की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखूंगा। देन एक पायलट स्टडी, पायलट स्टडी क्या होती है, मान लीजिए मुझे पूरी अपनी रिसर्च 500 लोगों पे करनी है, बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, सिर्फ 50 लोगों पे रिसर्च करके देखूंगा कि 50 लोगों पे ये सक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही, फिजिबल है या नहीं है, क्या मैं रिसर्च इन पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। 50 पे ही नहीं कर पा रहा तो 500 पे क्या करूंगा। सो दैट इज मीन्स एक पायलट स्टडी कंडक्ट करना। और आगे आता है फिर एथिकल क्लियरेंस, किसी के भी इमोशन हर्ट नहीं होने चाहिए, एथिकल होनी चाहिए रिसर्च। अब जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे, अब हमने रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट किया है, हमने जो भी पायलट स्टडी है वो डाटा कलेक्शन का टूल हमने बनाया, सॉरी अभी डाटा कलेक्ट नहीं किया, टूल हमने बनाया, एक पायलट स्टडी करी है कुछ लोगों पे। देन हम आते हैं डाटा कहते हैं, अब हम लोगों से पूछना चालू करेंगे। अब हम यहाँ पर लोगों से कलेक्ट करेंगे डाटा, चाहे वो ऑब्जर्वेशन देख देख के किया हमने, या फिर क्वेश्चंस कर करके किया, या उनके जो वाइटल डाटा है उनसे किया। देन हम डाटा को प्रिपेयर करेंगे, उसको कोड करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, है ना, समराइज करेंगे, एक जगह पे लिखेंगे कि हाँ भाई इन इन लोगों का ये नंबर आया, ये डाटा है। देन एनालिटिक फेज, अब हम उस डाटा को, अब हमारे सामने सबके नंबर हैं, सबके डाटा है, ठीक है, अब हम उसको सोचेंगे, डाटा को एनालिसिस करेंगे, उसका हम स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे, उस पर हम डेस्क्रिप्टिव स्टडी कर सकते हैं, हम इन्फरेंशियल स्टैटिक्स यूज कर सकते हैं, मतलब उनके मीन मोड मीडियन निकाल सकते हैं। देन जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको रिजल्ट को निकालेंगे और कुछ कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करेंगे कि भाई हाँ अब हमारा रिजल्ट ये आया कि हमने इस वार्ड के अंदर 30 पेशेंट थे, 30 में से 30 के ऊपर स्टडी की और उन 30 पेशेंट में से 15 लोग ऐसे थे जो पहले दारू पीते थे और उनकी वजह से लीवर खराब हो गया है। अब हमारा ये रिजल्ट है कि अगर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर 50% बंदे, मतलब अगर 100% 100 लोग दारू पी रहे हैं तो 50 के लीवर खराब हो जाएंगे। सो हमने क्या एक रिजल्ट निकाला, एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, है ना, सेम लाइक दैट कुछ ऐसा होता है। अब अगली लास्ट फेज आती है डिसेमिनेशन फेज, जो अभी मैंने बोली थी, कम्युनिकेट फाइंडिंग। मैंने आपको बताया भाई मैंने रिसर्च करी और 50% लोग हैं जिनके लिवर खराब आते हैं अगर वो दारू पीते हैं तो, या अगर वो अल्कोहल का सेवन करते हैं। देन यूटिलाइजिंग फाइंडिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, अब आगे हमें क्या करना है, अब मैंने भाई एज ए नर्सिंग ऑफिसर रिसर्च कर ली, फिर अब मैं क्या करूंगा कि भाई उन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में लाऊंगा। तो जो भी वार्ड के अंदर या जब भी कभी मेरे सामने पेशेंट आएंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि भाई नहीं आप ड्रिंक मत करो, ड्रिंक करोगे तो लीवर खराब होने के चांस ये है। रिसर्च कहती है कि भाई अगर 100 लोग दारू पीते थे या 50 तो खराब हो जाते हैं, तो प्लीज आप ऐसा मत करिए। और जो भी मैं उसको अच्छे से उसकी हेल्थ एजुकेशन दूंगा। काम आया ना, मुझे पता था ना कि मैंने रिसर्च करी तब पता लगा कि भाई दारू पीने से लिवर खराब होता है, वरना मुझे नहीं पता था। सो दिस इज द रिसर्च प्रोसेस, है ना। तो इसमें कम से कम 16 स्टेप हैं और इन 16 स्टेप को 5 फेजेस में मैंने डिवाइड किया है। आप बहुत ही अच्छे से इसको याद कर सकते हो। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 स्टेप है जिनकी हम सोचेंगे, जिनके बारे में हम सोचेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम सोचना है, प्रॉब्लम पीछे पीछे बोलो मेरे, प्रॉब्लम सोचना है, प्रॉब्लम सोच के उसके बारे में पहले जो भी स्टडी हो रखी है उसको पढ़ना है, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। फिर हम एक थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि हाँ भाई हमें क्यों ये रिसर्च करनी है, हमें पता होना चाहिए। अपनी एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई हमारी रिसर्च में ये लोग हैं, ये ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उसको हमने बताया।
ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशन हम हमारी तरफ से अपनी डेफिनेशन बनाएंगे कि हम किसको एक अच्छा हेल्दी बोलेंगे, किसको अनहेल्दी बोलेंगे, है ना, अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाएंगे। देन जब हम ये चीजें सोच लेंगे तो उसके बाद में हम ब्लूप्रिंट बनाना चालू करेंगे, तो हम यहाँ पर एक डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेंगे। फिर अब देखो, आप कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे याद होंगे, देखो जब आप पूरी रिसर्च पढ़ लोगे तो अपने आप ही आपको ये स्टेप याद हो जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस इस रिसर्च प्रोसेस में लिखा हुआ है, सारी चीजें यही होने वाली आगे, हम सब यही पढ़ने वाले हैं। सैम्पलिंग का पूरा एक चैप्टर आएगा, पूरा रिसर्च डिजाइन का एक चैप्टर आएगा, है ना, डाटा कलेक्शन का पूरा चैप्टर आएगा, एनालिसिस का पूरा चैप्टर आएगा। मैं आपको अभी ये जनरल स्टेप बता रहा हूँ कि इन इन चीजों का आपकी रिसर्च का सब्जेक्ट चलने वाला है, इन इन टॉपिक्स पे आप सब पढ़ने वाले हो आगे फ्यूचर में, और यही सब है जिसको हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना है, तो हम इसको बहुत ही आराम से समझेंगे। सो इस तरीके से भाई आपने सारा जो अपना डिजाइन और प्लानिंग फेज है उसको भी कवर कर दिया। एम्पिरिकल फेज है, उसमें सिर्फ दो ही है, डाटा कलेक्शन करना है, डाटा प्रिपेयर करना है। एनालिटिक में हमें स्टैटिकल एनालिसिस करना है और रिजल्ट को इंटरप्रेट करके एक कंक्लूजन निकालना है। डिसएमिनेशन फेज में हमें सबको भाई बताना है, कम्युनिकेट करनी है फाइंडिंग्स को और यूटिलाइज करनी है सारी प्रैक्टिस को। सो इस तरीके से ओके। अब सरल भाषा में समझाऊं तो सबसे पहले आपने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया, फिर उसके बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा, फिर आपने क्या किया, एक फ्रेमवर्क बनाया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया, फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए, हाइपोथेसिस जनरेट की कि हाँ भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। अपनी तरफ से भाई हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद में आपने अपनी डेफिनेशंस दे दी, उन डेफिनेशंस को देने के बाद में एक अच्छी सी रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट की कि भाई आपकी स्टडी के लिए सबसे बेस्ट रिसर्च डिजाइन क्या होगी। फिर आपने अपनी टारगेट और एसेसिबल पॉपुलेशन है उसके पास गए, अपना देखा कि किन किन लोगों को हमें टारगेट करना है, कौन कौन हमारी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। देन हमने उसमें से एक सैंपल चुना, सैंपल में से एक सैंपल साइज तय किया, फिर उनके लिए एक अच्छा सा टूल बनाया कि हाँ यार ये 50 लोग हैं, इन 50 लोगों के लिए हमें टूल है वो क्वेश्चनर रहेगा, उस क्वेश्चनर की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखिए क्या सच में क्वेश्चंस करने से हमारा काम हो जाएगा ना। देन 50 में से 5 के ऊपर मान लीजिए हमने पायलट स्टडी कर ली, देन हमने उनसे डाटा कलेक्ट किया, सारों से डाटा कलेक्ट करके डाटा को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करके हमने उसका स्टैटिकल एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया, रिजल्ट को एक कंक्लूजन बनाया, और जो भी फाइंडिंग्स थी उसको हमने कम्युनिकेट करके यूटिलाइज कर लिया अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस में। ये सारी चीजें रिसर्च में आनी है। अगर आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, विद द टाइम यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स जो भी मैंने बोली है, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट आपकी पूरी बाकी की यूनिट्स की समरी है। ठीक है। सो अब हमारे सामने बचा है एक टॉपिक, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है, और एक छोटा सा सवाल हर बार इसका। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फिर। हे गाइस, तो अब हम आगे चलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके स्टेप देखते हैं, इसकी हायरार्की और इसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं। हालांकि इसका छोटा सवाल आता है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। पहले आप समझो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है। एविडेंस मतलब सबूत, बेस्ड मतलब उनके बिहाफ पे जो भी है प्रैक्टिस। मान लीजिए कि आज मैं अगर किसी को आईएम इंजेक्शन दे रहा हूँ, तो हम बोलते हैं भाई आईएम इंजेक्शन होता है वो 90 डिग्री पे देते हैं। 90 डिग्री पे देते हैं तो इसके पीछे कई बार रिसर्च हुई होगी ना कि भाई 45 डिग्री से मतलब 45 डिग्री से कम नहीं देना है, या फिर इंट्राडर्मली नहीं घुस जाए इसलिए 15 डिग्री एंगल से नहीं देना है। जब हम 90 डिग्री से इस मसल पे देते हैं तो बेस्ट लगता है और अच्छे से वो एब्जॉर्ब होता है जो भी चीज़ें हैं। तो अब मान लीजिए आज हमने जो भी सेंटर लाइन है वो डालेंगे, उसकी केयर करने के तरीके होते हैं। तो हम केयर करने में हम देखते हैं ना कि भाई आउटर से इनर करना है या इनर से आउटर करना है, तो जो भी तरीके होते हैं तो उन तरीकों के पीछे कहीं ना कहीं कोई एविडेंस रहा होगा कि भाई पेशेंट को ऐसे करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। फॉलीज लगाते हैं हम, कैथेटराइज करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भाई फॉलीज लगाया तो पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सारे रिसर्च हुई होगी। सो यही होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखना साकेत नाम से देखते हैं कि क्या कहता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो भी आज हमारे पास बेस्ट एविडेंस उपलब्ध है, आज जो करंट बेस्ट एविडेंस उपलब्ध है, उनको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर फॉर्म, सावधानी पूर्वक अच्छे से यूज करना, दैट इज द एविडेंस प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस। और फिर सबसे पहले हमें इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। अभी डॉक्टर डेविड साकेत वाली डेफिनेशन मैं आपको दूसरे नंबर पर बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ ये अमेरिकन एसोसिएशन वाली डेफिनेशन जो थोड़ी सी इजी है। इसमें ये क्या कहता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन्वॉल्व करती है यूजिंग द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। आज जो हमारे पास सबसे अच्छा एविडेंस सबूत किसी चीज का अवेलेबल है, जैसे क्लिनिकल एक्सपर्टीज जो आज हमारे पास सबसे बेस्ट है, पेशेंट प्रेफरेंस जो अब तक पेशेंट को सबसे बेस्ट सुटेबल हुआ है, या वैल्यू जो भी है, टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस एंड इंप्रूव पेशेंट आउटकम। पेशेंट के आउटकम को इंप्रूव करने के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए आज जो भी बेस्ट एविडेंस उपलब्ध है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज उपलब्ध है, या फिर पेशेंट प्रेफरेंस वाली कोई चीज उपलब्ध है, उसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो सबसे बेस्ट आज उपलब्ध एविडेंस है उसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ताकि हमारा पेशेंट है उसकी क्वालिटी केयर हो सके, नर्सिंग प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड हमेशा सबसे हाई रहे। देन एक डेविड सेकेंड की डेफिनेशन भी है, ये भी काफी फेमस है इसलिए आपको ये याद कर लेनी चाहिए। इसमें 3 ही वर्ड है, कंसेंटियस, एक्सप्लिसिट और जुडिशियस यूज ऑफ करंट बेस्ट एविडेंस, है ना। ये बहुत ही थोड़ी पेचीदा लग सकते हैं वर्ड, नए वर्ड से अंग्रेजी के, बट अगर आप ये लिख के आते हो तो मेरी यकीन मानिए नंबर बहुत ज्यादा आते हैं,
क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से हटके होते हैं, स्पेसिफिक डेफिनेशन पे होते हैं। तो इसको याद करने की कैसे याद करोगे? तो देखो, कंसेंटियस है ना, 4 बार हो, कंसेंटियस, एक्सप्लिटिस एंड जुडिशियस एविडेंस, जो भी बेस्ट करंट एविडेंस है किसी भी पेशेंट केयर की इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, मतलब किसी भी पेशेंट केयर के एरिया पर जब भी हम इन बेस्ट एविडेंस को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इनका मतलब क्या होता है? जो भी स्पष्ट रूप से सावधानी पूर्वक यूज किए गए अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना। इसके ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का एक ट्राइड होता है, अगर आप ये ट्राइड बना के आते हो तो बहुत 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 ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं। तो मैं आपके लिए ये ऐसी चीजें जरूर ऐड करता हूँ, क्योंकि यार हमारे ना टॉपर दोस्तों को ये सारी चीजें बहुत पसंद होती है। और टॉपर दोस्त क्यों यार, तुम ट्राइड बनाना सीखो, ट्राइड ये होता है। अब इस स्लाइड में आप सबसे पहले यहाँ पर लिखना बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस, है ना। हम देखना डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपर्टीज, क्लिनिकल एक्सपर्टीज जो हमने एएनए की डेफिनेशन पढ़ी। पेशेंट प्रेफरेंस, जो पेशेंट को सबसे मस्त लगी कि हाँ यार मजा आ गया, आपने कैनोला लगाया, इस प्रैक्टिस से लगाओ, इस तरीके से लगाओ। तो बेस्ट एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टीज और पेशेंट प्रेफरेंस, इन 3 चीजों के बेसिस पे जो भी प्रैक्टिस होती है उसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आप बीच में लिख लेना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ट्राइड। और ये ट्राइड आपने अगर एग्जाम में बना लिया, एग्जामिनर हिल जाएगा कि भाई ये पढ़ के कहाँ से आया है, कहाँ से पढ़ के आया है, कितना अच्छा इसने लिखा है, अमेरिकन एसोसिएशन वाली डेफिनेशन को इतना मस्त ट्राइड फॉर्म में लिखा है, मजा ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल 7 स्टेप है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। स्टेप 0 भी यहाँ पे है, क्या बोलते हैं? कल्टिवेट ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आस्क क्लिनिकल क्वेश्चन इन पाइकोट फॉर्मेट। एक बार रीड करके मैं आपको बताता हूँ क्या है ना। सर्च एंड कलेक्ट द बेस्ट एविडेंस, क्रिटिकली अप्रेज एविडेंस, integrate evidence with clinical expertise and patient values, evaluate outcome of the patient change, disseminate the result। नहीं समझ में आया यार क्या है, मतलब नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो क्या करना है मान लीजिए हमने अभी एक इंक्वायरी की किसी चीज के ऊपर कि यार आप फॉलिज कैथेटेरिज्म करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो आपने भाई ये बताया यार, हाँ ये वाला चीज सही, ठीक है। फिर हमने उनको पाइकोट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे, ये इंपॉर्टेंट पढ़िए भाई। पाइकोट फॉर्मेट, पाइकोट क्या है समझो, है ना। एक एग्जांपल से समझो, पाइकोट का मतलब पॉपुलेशन, पेशेंट के ऊपर। मान लीजिए एक पेशेंट है आईसीयू के ऊपर, ठीक है, आईसीयू पेशेंट ऑन वेंटिलेटर है। आपको क्या है कि उसको इंटरवेन करना है। क्या इंटरवेन करना है? क्लोरहेक्सिडिन से आपको उसको ओरल केयर देनी है। तो कंपैरिजन किससे करना है? हमने ये बोला, किसी ने ये बोला यार आप नॉर्मल सेलाइन से ओरल केयर दो, और किसी ने ये बोला क्लोरहेक्सिडिन से ओरल केयर दो। तो मैंने ये बोला यार क्लोरहेक्सिडिन से जब हम ओरल केयर देते हैं तो पेशेंट ज्यादा सही रहता है, उसके मुंह से बदबू नहीं आती है, कीटाणु नहीं रहते, बैक्टीरिया वगैरह नहीं आते। तो अगर हम क्लोरहेक्सिडिन से देते हैं तो जो वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड न्यूमोनिया होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, उसमें कई जगह रिडक्शन देखने को मिलता है। जब हम 7 दिन तक लगातार इस तरीके के टाइम फ्रेम तक उसको क्लोरहेक्सिडिन से डेली ओरल केयर देते हैं तो फायदा होता है। अब हमने क्या किया, मैंने भाई मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, मैंने कहा कि भाई मैं 7 दिन तक अपने पेशेंट को क्लोरहेक्सिडिन से ओरल केयर देता हूँ, तू 7 दिन तक नॉर्मल सेलाइन से दे। अब हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट में से कौन सा पेशेंट है जिसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है या निमोनिया नहीं होता है। तो भाई जो भी मेरा ऑब्जर्वर था, जो भी मेरी इंचार्ज थी, उसने देखा कि मैं अगर क्लोरहेक्सिडिन से ओरल केयर देता हूँ तो उसमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है, रिडक्शन, और मेरे पेशेंट ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सबूत देखा, ओहो वाह, जब आप क्लोरहेक्सिडिन से माउथ वॉश देते हो तो आपके पेशेंट बड़े सही रहते हैं, उनको ऑरल इन्फेक्शन नहीं होता है, निमोनिया रेट है वो कम हो जाती है। तो वाह ये तो अच्छा हो गया। तो हमने क्या किया, पाइकोट फॉर्मेट। तो इंक्वायरी क्या थी? इंक्वायरी ये थी कि देखो किसको वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया, आप जो माउथ ऑरल केयर दे रहे हो तो ऑरल केयर में कौन सा तरीका सही है। तो हमने क्या है कि पाइकोट फॉर्मेट में देखा कि कौन कौन सी 2 चीजें हैं। एक तो हमारी ये चीजें जो नॉर्मल सेलाइन से देने वाले, एक क्लोरहेक्सिडिन से। फिर सर्च और कलेक्ट द बेस्ट एविडेंस, 7 दिन बाद पता चला मेरे पेशेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जब भी मैंने पुराने किसी पबमेड और सिन्हल, ये एप्लीकेशंस होते हैं, ये साइट्स होती है, वेबसाइट, इन पर सर्च किया, सर्च करके देखा, अच्छा सर्च किया तो बताया हाँ यार आज तक जितने भी पुराने मेरे जैसे बंदे थे जिन्होंने रिसर्च करी थी या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने कहा कि अगर आप क्लोरहेक्सिडिन से माउथ ओरल केयर देते हो तो सही रहता है। फिर हमने क्या किया, क्रिटिकली अप्रेज एविडेंस, जो भी एविडेंस थे उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखी। क्या सच में भाई हमारे, क्या पता हमारे पेशेंट खुद ही अच्छे हो, क्या पता भाई मैंने पेशेंट ही अच्छे ले लियो हो, ये तो नहीं था मेरे दोस्त को मैंने बुरे पेशेंट दे दिए हो तो उनका एब्सोल्यूट उनको तो इन्फेक्शन होना ही था, ऐसा तो नहीं था। मैंने उस चीज की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक की। देन इंटीग्रेट एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज इन पेशेंट वैल्यू। फिर जितने भी पेशेंट वैल्यूज आई कि भाई इसके पेशेंट और मेरे पेशेंट के बीच में हमने कंपैरिजन किया, और जब मेरे इंचार्ज ने देखा तो सबसे बेस्ट एविडेंस मिला क्लोरहेक्सिडिन के साथ। देन इवैल्यूएट आउटकम ऑफ द प्रैक्टिस चेंज, कि भाई आप अब है ना, हमारी प्रैक्टिस ये कहती है क्लोरहेक्सिडिन से माउथ वॉश दो और क्लोरहेक्सिडिन से ओरल केयर दो, बेस्ट रहेगा। देन सबको बोल दिया, डिपार्टमेंट में सबको बोल दिया कि भाई
मैंने जो किया वो सही है, क्लोरहेक्सिन से आप ऑरल केयर देनी है, समझ गए। तो ये चीज़, इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और क्लोरहेक्सिन की जो भी सॉरी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की जो भी डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ें होती है। अब हालांकि देखिए ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी अभी, ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, केस कंट्रोल स्टडीज क्या होती है। तो ये तरीका होता है। अब आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में बैरियर क्या होता है। बैरियर क्या होता है? नर्स बैरियर, लैक ऑफ रिसर्च स्किल्स। मान लीजिए स्किल्स ही नहीं है ऑब्जर्व करने की, ठीक है, किसी चीज़ को चेक करने की, वैलिडिटी चेक करने की, रिलायबिलिटी चेक करने की, तो फिर क्या होगा? तो हम ऐसे में इस चीज़ को सॉल्यूशन कैसे, कि भाई हम ट्रेनिंग दें, जो भी नर्स है उसको रिसर्च की ट्रेनिंग दें। जैसे मैं आपको रिसर्च पढ़ाऊँ, आपको रिसर्च की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, मान लीजिए आप के साथ इतना वर्कलोड है, आप कहाँ भाई ये एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे, इतने पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये, या फिर आपके पास लैक ऑफ टाइम है या डाटा है, वो सब नहीं कर रहे, रिसर्च बैरियर। कई बार हम स्टैटिकल जार्गन्स होते हैं उनको नहीं कर रहे। मान लीजिए जो वैल्यूज है वो 98 102 ऐसा आ रही है। जैसे मान लीजिए 100 से 100 की मल्टीप्लाई 2 से करना इज इजी, 200। अब मैं आपको बोल दूं कि 98 की मल्टीप्लाई 97 से करो, तो दैट इज लिटिल बिट टेकिंग टाइम, कि भाई तुम्हें टाइम लगेगा, है ना, तो ये होता है। सो गाइज, ये आपका एविडेंस प्रैक्टिस का एक छोटा सा टॉपिक था, ये मैंने कर दिया। और इस तरीके से आपका यूनिट फर्स्ट कवर हो गया यहाँ पर रिसर्च का। मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि चीज़ें हैं वो ऐड हो, नई नई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट हो, जितना हो सके कोशिश करी है। अगली जो टॉपिक है, अगला जो क्या बोलते हैं यूनिट है, वो हम और अच्छा करने का ट्राई करेंगे। सो बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आपको दिक्कत आई, सो दैट वी कैन अपग्रेड अस। और बाकी जो सारी चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चन से यहाँ पर बता दिया है। और जो चीज़ें इनमें कई सारी पीडीएफ में भी मैंने लिख रखी है, इसको आप एक दो बार पढ़ोगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, तो अपने रिव्यू पुट कर देना, जो नेक्स्ट वीडियो से वो आते रहेंगे।